नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। भूगोल पृथ्वी हमारा आवास एनसीईआरटी में है ये, और आज पहला पार्ट शुरू करने जा रही हूँ सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में जो पृथ्वी है ये पहला पार्ट है, और इस पार्ट की मैं शुरुआत करने जा रही हूँ आज से। और इस पार्ट में हम जो है खगोलीय पिंड, तारे, सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्कापिंड, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि सौरमंडल क्या होता है, और जो पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात या ये इसे क्या कहते हैं, तो पूर्णिमा कहते हैं। तो इस पार्ट में जो है सौरमंडल में पृथ्वी, इसके अंदर हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। और इस पार्ट से जो है काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो हम पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये चित्र जो दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे जो बुध, बृहस्पति, मंगल, तो इन सब के बारे में हम पार्ट में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से जो कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखोगे, जब आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जो कुछ ही जो है टिमटिमाहट से अन्य से अलग होते हैं, और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान होते हैं। तो ये जो इस पार्ट में जो है कहीं ना कहीं हमें तारों से संबंधित, सूर्य से संबंधित के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ जो ये आओ कुछ करके सीखे, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ से भी हम काफ़ी चीज़ें बारीकी से समझ पाते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल और एक सुई। तो चरण 1 में बताया जा रहा है कि कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। दूसरा चरण है, आप टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। तीसरा चरण है कि कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब चौथा चरण में बताया जा रहा है कि जब आप अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ टिका के रखने की बात की जा रही है। और फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि ध्यान रखें कि जो टॉर्च को स्विच जो कागज के बाहर रहे, और अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर पूरी तरह से खड़े हो जाएं। तो ये जो गतिविधि करने के लिए कहा जा रहा है। और अब कमरे को सभी बत्तियों को जला दे, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो ये एक गतिविधि है जिसमें आप भी ये गतिविधि कर सकते हैं। चलिए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ में जो बताया जा रहा है कि इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। कि सही बात है कि आप लोग भी चंद्रमा को देखते हैं, और ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। और जो पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और यह पूर्ण जो चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, इसे पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। और यह जो नए चंद्रमा को जो रात्रि या अमावस्या होती है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का जो अवलोकन हम अच्छी तरह से
कर सकते हैं। फिर इस पाठ में बताया जा रहा है कि जो हम जो दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों देख नहीं पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। और जो ये सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। मैंने आपको शुरू में एक बताया कि जो सौर मंडल में पृथ्वी, तो सौर मंडल में पृथ्वी के अंतर्गत तो जो मैंने सबसे पहले कहा था कि हम खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे। तो जो खगोलीय पिंड होता है वो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो यहाँ से जो है ये पूछे जाते हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे इसका हम परिभाषा भी दे सकते हैं और ये बता भी सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा ये क्या होता है, गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास क्या होती है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताई थी कि जब हम खगोलीय पिंड के बारे में आपको बताएंगे उसके बाद तारों के बारे में बताया जा रहा है। तो खगोलीय पिंड जब बता रहे हैं तो उसमें जिसे वे जो बड़ी मात्रा में जो उत्सर्जित करते हैं, जो ये खगोलीय पिंड को ही कहीं ना कहीं तारा भी कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है और ये वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जाता है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है, एक ये तारा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप भी इसे नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आगे है कि जो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे समूह के सूर्य के जो समान है, जो रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत जो तारे हैं सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे जो बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जब भी हम तारों को अगर देखेंगे तो हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। और आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी जो वस्तुएं होती हैं वो हमें छोटी दिखाई पड़ती हैं और ये अत्यधिक ऊंचाई पर जो होती हैं, जैसे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, बल्कि ये वास्तव में तो बड़ा है, लेकिन जब ये आकाश में जब ये होता है आसमान में तो ये काफी हमें छोटा दिखाई देता है। और रात्रि में जो समय में जो है कि देखते समय आपको जो है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अगर कहा जाए कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, मैं एक एक बिंदुओं को आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैं खगोलीय पिंड के बारे में बताई, तारों के बारे में बताई, अब जो है नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप जो है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल की बात हुई यहाँ पे। ये फिर इसके बाद है जो ये नक्षत्र मंडल है, ये आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगर कहा जाए कि आर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो ये एक प्रकार से नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ये। और जो हम यहाँ पे जो चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ये संकेतिक तारे जो उत्तर दिशा, पूर्व, पश्चिम
और ये ध्रुव तारों की जो यहाँ पे बात की जा रही है, जब हमने ये जाना कि जो आरसा मेजर या जो बिग बियर जो इसी प्रकार के क्या ये नक्षत्र मंडल है, और ये बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला जो ये नक्षत्र मंडल है। और स्मॉल बियर या सप्तऋषि, स्मॉल बियर या सप्तऋषि मतलब सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत, ये 7 तारा का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल आरसा मेजर का भाग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आरसा मेजर का भाग है ये। और अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि मतलब आपको जो आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। जैसे प्राचीन समय में जो लोग हैं रात्रि में दिशा का जो निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, और जो इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। और यहाँ पूछा जाए कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं, तो जो ध्रुव तारा होता है जो वो उत्तरी तारा दिशा को बताता है, और ये जो आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है, और हम जो ऐसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान पाते हैं ये। और ये है, फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं कि जो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं उसमें उनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वे क्या होते हैं कि तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। वो अक्सर क्या होते हैं, जो होते हैं तारे जो होते हैं तारों के माध्यम से ही प्रकाशित होते हैं, और ऐसे जो पिंड है वो ग्रह कहलाते हैं। अगर कहें कि ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह जो होता है वो मुख्य रूप से जो कुछ खगोलीय पिंड में अपना जो प्रकाश एवं जो ऊष्मा नहीं होता है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित जो होते हैं उसे ही अक्सर हम पिंड जो होता है वो ग्रह कहलाता है। और ये ग्रह जो होते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये जो ग्रीक भाषा के प्लेनटाई शब्द से बना है, प्लेनटाइन शब्द से बना है, और जो जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ये इसका अर्थ होता है। और पृथ्वी जो जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है। पृथ्वी क्या एक प्रकार से ग्रह है। अगर कहा जाए कि पृथ्वी क्या है, तो ये एक ग्रह है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं सूर्य से प्राप्त करती हैं, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। फिर यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य की बात की जा रही है। जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर जो छल्ले हैं, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी पट्टियां हैं, और पृथ्वी से इन छल्लों को जो शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हमने खगोलीय के बारे में, तारों के बारे में, नक्षत्र के बारे में बात की है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो यहाँ पे ये है चित्र है, तो यहाँ जो ये बताया जा रहा है कि हाँ, तो यहाँ जो है कि जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 11 साल और 11 के बाद ये है, इसमें इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। और जो महीने हैं लगभग 12 साल है, और अपने अक्ष पर जो है अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 9 है। और जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन है, और 10 घंटे 40 मिनट लगाते हैं। जो चंद्रमा की जो संख्या है वो 30 से अधिक है। तो ये जो है जितने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो शुक्र बुध होता है, बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण जो लगाते हैं, ये 28 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन और 59 दिन लगाते हैं ये। फिर इसका शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक जो परिक्रमण करते हैं वो 255 दिन लगाते हैं, और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं वो
243 दिन। फिर ऐसे पृथ्वी की बात होती है तो पृथ्वी भी क्या है, जो सूर्य के चारों ओर एक जो परिक्रमण लगाते हैं वो 365 दिन लग जाता है इनको। और अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, ये घूर्णन करते हैं, वो 1 दिन लगता है पूरा। इसी प्रकार से जो मंगल की बात की जा रही है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन। और जो ये चंद्रमा की संख्या जो है नहीं, ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं वो 1 दिन लगाते हैं। तो ये जो है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसी तरह से बृहस्पति के बारे में भी बताया जा रहा है। बृहस्पति भी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल और 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। 9 है इसमें। और फिर इसके बाद शनि है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल, 29 से जो ये साल है और 5 महीने। फिर इसके बाद अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट और चंद्रमा की संख्या में 30 से अधिक है। इसी प्रकार से यूरेनस के बारे में और आदि के बारे आगे और बताया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम आगे आते हैं, पाठ की ओर आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो पौराणिक रोमन कहानियों में क्या सोल मतलब सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। और जो सौर है शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित है ये, इसलिए सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहा जाता है। अगर कहा सौर मंडल किसे कहा जाता है तो यहाँ पे सौर मंडल के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि सौर मंडल के बारे में, आखिर ये सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल जो होता है सूर्य, जो 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य जो खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे जो हम सौर परिवार के नाम भी देते हैं। और जिसका मुखिया कौन होता है वो सूर्य होता है। तो ये यहाँ पे हुई सौर मंडल की बात। और सौर मंडल में अब हम सूर्य की, उसके बाद है सूर्य। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है सूर्य। और ये बहुत ही बड़ा होता है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है ये। और इसका जो खिंचाव है बल, इससे जो है सौर मंडल को बांधा रखता है। और सूर्य जो है सौर मंडल के लिए जो है प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक जो तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे जो नज़दीक का जो तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये है। तो ये यहाँ पे हमने सूर्य के बारे में जाना हमने। तो सूर्य के बाद आते हैं हम ग्रह की बात करेंगे हम। तो ग्रह की बात करते हैं। जो हमारे जो सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। और सूर्य से दूरी के जो अनुसार वे हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये जो है ये ग्रह हुए। और जो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में जो ग्रहों के जो नाम याद रखने का आसान तरीका भी यहाँ पे बताया गया है ये। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से जो लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। और ये जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह जो 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है और जिसका जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए हम पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानकारी जानते हैं। तो जो यहाँ पे जो न्यू का मतलब बताया जा रहा है, फिर इसको लॉजी का, मैट्री और आइड। तो पृथ्वी का जो अध्ययन और पृथ्वी का जो मापन और पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये यहाँ पे जो है इसका बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया गया। तो हम आगे बात करते हैं। जो सौर मंडल में जो है कि सभी 8 ग्रह एक निश्चित
पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो है रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। अब बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध क्या है? ये क्रम में भी पूछे जाते हैं कि सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध है। और बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 28 दिन लगाते हैं ये। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगर कहा जाए कि जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, वो पृथ्वी को माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि जो इसका आकार है, आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है ये। अभी तक जो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में, जो ये बैठक हुआ था अगस्त 2006 में और ये निर्णय लिया गया था कि जो कुछ समय पहले जो खोजे गए खगोलीय पिंड जो है तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं इसे भी। तो ये यहाँ पे अब हम कुछ और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो रात में जो आसमान को देखकर मनुष्य से हमेशा जो मोहित हुआ है, खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। और ये आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे हुआ खगोलीय पिंड के बारे में थोड़ा बताया गया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की, क्योंकि जब हमने सौर मंडल की बात कही, सूर्य की बात, ग्रह की बात होगी, तो ग्रह के बाद हम आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी जहां हम सभी रह रहे हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह माना जाता है सूर्य से। और जो आकार में क्या है, ये आकार में यह जो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। और यही कारण है कि जो इसके आकार में भू और आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आब। और जो भू आब का जो अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु जो उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जो हम जीवन के लिए जो आवश्यक गैसें हैं और ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से क्या है कि जो पृथ्वी है सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब हम कुछ और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो प्रकाश की जो गति है, लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है प्रकाश की गति। यहाँ पे जो प्रकाश की गति बताई जा रही है, वो बताई जा रही है काफी किलोमीटर ज्यादा बताया जा रहा है। जो इस गति के जो बावजूद जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो पृथ्वी की जो प्रकाश की जो गति लगभग बताई जा रही है सेकंड में बताई जा रही है। और इस गति के जो बावजूद जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग जो है 8 मिनट का समय लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ रोचक तथ्य हैं, जो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, इन्होंने बताया। हम बात कर रहे थे पृथ्वी की। पृथ्वी के बाद आते हैं हम चंद्रमा पर। हमारे जो पृथ्वी के पास जो केवल एक उपग्रह है वो है चंद्रमा। और इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। और उसके बाद यहाँ जो है पृथ्वी से जो सूर्य एवं चंद्रमा की जो दूरी की तुलना कर सकते हैं, हम बता सकते हैं।
और जो किलोमीटर है 3,84,400 किलोमीटर दूर है ये। फिर इसका जो उपग्रह की बात कही जा रही है, जो उपग्रह है एक तरह से ये खगोलीय पिंड है। उपग्रह जो है वो खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर लिया जाता है और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS इत्यादि हैं। तो ये हो गई यहाँ पे चंद्रमा की बात। उसके बाद यहाँ पे सौर मंडल में पृथ्वी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है ये, और लगभग इतने ही समय में यह अन्य अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना ही वायु है। और जो इसकी सतह पर जो पर्वत की बात करें, मैदान की बात करें, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा पर इनकी जो छाया को देखा जा सकता है। अब चंद्रमा के बाद आते हैं हम क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। तो तारों और ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हें क्या है, पिंडों को हम, जो पिंड होते हैं इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार जो है क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो ये यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की बात हुई। उसके बाद है उल्का पिंड। अब हम बात करते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड के बारे में बात करते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के जो छोटे छोटे जो टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और जो ये कभी कभी क्या है, ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ ही घर्षण होता है, होने के कारण ही ये गर्म होकर जल जो जाते हैं और फलस्वरूप जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी जो है कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे क्या होता है कि धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आकाश गंगा की बात कर रहे हैं, जो लाखों तारों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, यह पट्टी आकाश गंगा है। और हमारा जो सौर मंडल है इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल क्या है कि इस तरह से जो है इस आकाश गंगा का एक भाग है। और जो प्राचीन भारत में जो इनकी कल्पना जो है, इसकी जो कल्पना है आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी और इस प्रकार का जो नाम है आकाश गंगा पड़ा था। और आकाश गंगा जो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की जो लाखों आकाश गंगाएं जो होती हैं वो मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, तो बहुत सारे आकाश मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की जो विशालता का जो कल्पना करना अत्यधिक जो कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक जो अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के क्या एक हिस्से में रहें। और क्या आप जो है ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं कि आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और हमारा जो सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है।
और ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। और इस चित्र में जैसे बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा, ब्रह्मांड, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो हमने जो ये पाठ पढ़ा है कि सौर मंडल में पृथ्वी, और सौर मंडल में जो पृथ्वी में जो हमने पाठ को पढ़ा, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड के बारे में पढ़े हमने, खगोलीय पिंड के बारे में पढ़े। उसके बाद हमने तारों के बारे में, फिर नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल के बाद हमने सूर्य के बारे में जाना, फिर ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, उल्का पिंड के बारे में। तो और उसके बाद हमने अंतिम में ब्रह्मांड के बारे में पढ़े। तो यहाँ पे ये जो पाठ के अंदर बताया गया, तो उसके बाद हम आते हैं अभ्यास की ओर आते हैं। अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जो पाठ के अंतर्गत होता है। तो अभ्यास में सबसे पहले यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न जो है, ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है, यहाँ पूछा जा रहा है जो ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है। तो जो ग्रह होता है, ग्रह क्या है, जो ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, और तारे क्या होते हैं, वो टिमटिमाते हैं। ये हमारा पहला हो गया। तो इसे हम दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि जो ग्रह के पास है अपना प्रकाश नहीं होता है, जो तारे होते हैं उसके पास अपना प्रकाश होता है। फिर तीसरा पॉइंट बता सकते हैं कि जो ग्रह है जो तारों का चक्कर लगाते हैं, और जो तारे किसी खगोलीय पिंड का चक्कर लगाते हैं। तो ये यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल क्या है कि सौर मंडल का जो शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का परिवार। क्या होता है, सूर्य का परिवार, सूर्य का परिवार होता है। और सूर्य का परिवार जो होता है, जो सूर्य होता है वो मुखिया होता है। सूर्य क्या होता है, सूर्य मुखिया होता है। और सूर्य जो 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड, ये सभी मिलकर क्या बनते हैं, ये सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ सौर मंडल के बारे में जानकारी। उसके बाद है सूर्य, तीसरा है प्रश्न है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो सभी ग्रहों की अगर बात की जाए, यहाँ पे सभी ग्रह की बात की जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बुध, बुध आएगा। उसके बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी, थोड़ा सा लिखने में हो रहा है। फिर पृथ्वी के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा शनि, शनि के बाद है यूरेनस, और यूरेनस के बाद है नेपच्यून। तो ये सारे ग्रह की बात हुई यहाँ पे, जितने भी ग्रह थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया यहाँ पे कि पृथ्वी जो है उसको अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जीवन के जो अनुकूल परिस्थितियां जो है वो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, और पृथ्वी पर ही जैसे हम जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हुआ पृथ्वी को अद्भुत इसलिए ग्रह कहा जाता है। फिर इसका प्रश्न पांचवा है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। यहाँ पूछा गया है कि हम जो है हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो चंद्रमा है लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। कितना करते हैं, 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा की बात की जा रही है यहाँ पे। और ये जो अपनी दूरी पर एक ही पूरे चक्कर मतलब पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेती है ये। तो ये यहाँ पे प्रश्न का उत्तर हुआ। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है, जो करोड़ों तारों ब्रह्मांड की बात की जाए करोड़ों तारों
करोड़ों तारों, और जो ये बादलों बादलों गैसों बादलों गैस करोड़ों जो तारों होते हैं, बादल होते हैं, जो गैस होते हैं, ये एक ही प्रणाली जो है आकाश गंगा है। और जो लाखों आकाश गंगा मिलकर ही ब्रह्मांड बनते हैं। तो ये सारी क्या एक तरह से क्या हुई है, ये सारी मिलकर के आकाश गंगा। और जो बहुत सारे आकाश और गंगा होते हैं वो मिलकर क्या है, वो मिलकर एक तरह से क्या कहलाते हैं, वो ब्रह्मांड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड। तो ये यहाँ पे हुआ कि इसे ब्रह्मांड कहते हैं। फिर इसके बाद ये सही गलत है कि सही उत्तर सही गलत बताना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पूछा गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा इसका शुक्र को जाना जाता है ये। फिर दूसरा है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ग्रह तो वो है पृथ्वी है। फिर इसका तीसरा प्रश्न है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वह है दीर्घवृत्ताकार। फिर उसके बाद है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो जो ध्रुव तारे के जो दिशा का ज्ञान होता है वह है उत्तर। ये सही होगा, ख उत्तर सही है। फिर क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये उसका उत्तर सही है, ख। अब हम बात करते हैं जो खालिस्तान की है। तो सबसे पहले पहला जो है इसमें का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है जैसे कहते हैं। तो इसमें जो आएगा पहले आएगा वो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तारों और यहाँ पे नक्षत्र मंडल। फिर है दूसरा है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आकाश गंगा कहा जाता है। फिर है फिर पृथ्वी के सबसे करीब है। तो पृथ्वी के जो सबसे करीब पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? तो ये इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर इसके बाद है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो भी आप हमें बताएंगे कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। और अंतिम जो है ग्रह के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। तो ये इसका उत्तर हुआ। बाकी जो दो प्रश्न के उत्तर हैं इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये यहाँ पे पाठ हुआ सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस पाठ में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को जाने, खगोलीय पिंड के बारे में, तारों के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में, सौर मंडल के बारे में, और सूर्य के बारे में, ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में। तो जो पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है वो पूर्णिमा होती है। और जो सूर्य जो है, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ। और जो कुछ जो खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास क्या अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या एक प्रकार से तारा है। तो तारों के जो विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और ये हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद जो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसे हम ग्रह कहते हैं। तो ये यहाँ पे
ये जो इस पार्ट में सभी बताए गए सौरमंडल में पृथ्वी। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस तरह की जो एनसीईआरटी की किताबों को मैं और आपके सामने लेकर आऊँगी। धन्यवाद।